हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7, जो कि है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमचय एवं संचय। ठीक है, इनका मीनिंग क्या है और इनको कैसे कैसे सोल्व करते हैं, आज हम इनकी ओनली थ्योरी देखेंगे। तो इससे पहले हम इसके कुछ अदर एस्पेक्ट्स कवर करेंगे और मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि ये चैप्टर सबसे मज़ेदार चैप्टर है इस पूरी क्लास 11th मैथमेटिक्स में। अगर आपको कोई बोले ना कि टॉप 3 चैप्टर्स बताओ जो कि सबसे ज़्यादा मज़ेदार हो, तो ये चैप्टर तो आना ही आना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, अब ये मज़ेदार क्यों है? पहली चीज़ तो ये क्योंकि इसके अंदर हमें बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे चैप्टर्स है उनके अंदर हमें, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो बहुत सारे फॉर्मूले में याद करने पड़ते हैं। यहाँ पर कुछ भी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। मुश्किल से एक दो कुछ फॉर्मूले आते हैं बीच के अंदर, लेकिन वो तो ऐसे है जैसे 2+2=4 होता है ना, मतलब बहुत आसान है, वो कि याद किए जा सकते हैं। याद करने की कैटेगरी में उनको हम नहीं रखते। दूसरी चीज़ ये है कि इसका किसी भी चैप्टर से कोई भी लिंक नहीं है। इसका थोड़ा बहुत लिंक प्रोबेबिलिटी से होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसके क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एकदम इंडिपेंडेंट चैप्टर है। तो अगर आपको बाकी चैप्टर समझ में नहीं भी आ रहे तो आप ये आराम से समझ सकते हो। कभी भी जब कभी भी स्टार्ट करो आप ये समझ सकते हो। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा हमें किसी और चैप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे ये है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आपको ये चैप्टर एक बार समझ में आ जाए तो उसके बाद में सारे, एक पहली चीज़ तो ये है कि बहुत मज़ा आने लगेगा। उसके बाद में सारे जितने भी क्वेश्चन है सब के सब आसानी से आपसे सोल्व होने लगेंगे। यहाँ पर मैं कंडीशन बोल रहा हूँ कि एक बार समझ में आ जाए तो, क्योंकि ऐसा भी होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए सरदर्द होता है कि यार ये जो चैप्टर है ये समझ में नहीं आ रहा। तो उसका मैं एक तोड़ में आपको बताता हूँ। कोई भी टीचर हो, मैं हूँ या फिर कोई स्टूडेंट हो, अगर वो एक दूसरे को समझाते हैं, जैसे मैं आपको अगर समझा रहा हूँ, मैं हर चीज़ यहाँ पर नहीं लिख सकता। कोई भी टीचर हर चीज़ बोर्ड पे नहीं लिख सकता। तो आपको जो भी वो शब्द बोलते हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना है। और यहाँ तो कैलकुलेशन तो है ही नहीं, जो भी है वो कंसेप्ट ही कंसेप्ट, और कंसेप्ट में हर चीज़ लिख नहीं सकता। तो आपको सुनना पड़ेगा। और आपके पास तो ऑप्शंस भी है यार बहुत सारे। आप पहली चीज़ तो कॉपी पेन लेके बैठो, उसके बाद में आप वीडियो को स्लो चला सकते हो, फास्ट चला सकते हो, पॉज कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो। तो पूरा यूटिलाइज करो अपने इस डिवाइस को और हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करो। यहाँ पर सिचुएशन ज़्यादा मैटर करती है, थ्योरी तो बहुत कम है। और सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखो कि मैं क्वेश्चन को क्या बोल के, क्या सोच के अप्रोच करता हूँ, ये बहुत मैटर करता है। आप शब्दों को अच्छे से सुनो। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे क्लास नोट्स, वो आपको, ये जो जो भी मैं थ्योरी कवर करूँगा वो आपको मिल जाएगा अपने वेबसाइट toppersvillage.com पर। और कुछ बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ मैथमेटिक्स की, क्लास 11, क्लास 10, क्लास 12, और अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सभी की बुक्स मैं आपको कुछ रिकमेंड कर रहा हूँ। कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगी toppersvillage.com पर। और एक बुक, क्योंकि हम 11th क्लास पढ़ रहे हैं तो एक बुक उसकी मैथमेटिक्स की आपको मैं डिस्क्रिप्शन प्लस जो कमेंट बॉक्स है उन दोनों में सबसे ऊपर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आप क्लिक करते देख सकते हो, अगर अच्छी लगे तो खरीद भी सकते हो, वरना छोड़ भी सकते हो। दोस्तों, एक और चीज़, ये जो थ्योरी के वीडियोज होते हैं या फिर जो भी चैप्टर होता है उसका जो पहला वीडियो जो होता है उसको हमेशा आप ध्यान से सुना करो, पूरा देखा करो। ठीक है, मैं अपने ही चैनल की बात नहीं कर रहा, कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में हो, मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा, किसी भी टॉपिक में अगर आपको पहला जो लेक्चर है वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले लेक्चर में काफ़ी कुछ हद तक हम बैकग्राउंड बनाते हैं, भूमिका तैयार करते हैं। तो आपको पहला जो वीडियो होता है वो उसको कंप्लीट जरूर देखना चाहिए। आज के ज़माने में अच्छा रिजल्ट लाना और बुरा रिजल्ट लाना दोनों ही बहुत आसान है, क्योंकि मैं तो एनालिटिक्स देखता रहता हूँ ना कि कौन सा वीडियो कौन बच्चे कितनी बार देख रहे हैं। अगर आप 20-30 मिनट के वीडियो को 1 मिनट 2 मिनट तक ही देखोगे, तब देखो ये चीज़ इस बात को दर्शाता है कि हम कितने आसानी से बुरा रिजल्ट ला सकते हैं और अच्छा रिजल्ट कैसे ला सकते हैं। अगर 90%, 99% बच्चे उसको वीडियो को देखते ही नहीं है, तो जो बच्चे देख लेते हैं उनके लिए कितना आसान होता है बहुत अच्छा स्कोर करना। अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा स्कोर करना। तो अभी के टाइम में अच्छा रिजल्ट लाने के लिए एक ही इंसान जिम्मेदार है और बुरा रिजल्ट लाने के लिए भी एक ही इंसान जिम्मेदार है। मजेदार बात यह है कि वो इंसान आप ही हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेज को और अपने मोबाइल को एकदम बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कीजिए। अब आते हैं अपने चैप्टर पर। तो दोस्तों, परम्यूटेशंस जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, और जो कॉम्बिनेशन जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ सेलेक्शंस। नंबर ऑफ अरेंजमेंट में मेन चीज़ है कि हमें अरेंज करना पड़ता है चीज़ों को, और सिलेक्शन के अंदर हमें कुछ चीज़ें अपने सामने पड़ी है तो उनमें से हमें चुनना पड़ता है, चूज करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। अरेंजमेंट को समझने का सबसे आसान तरीका ये है, 3 दोस्त है, A, B और C। तीनों एक बेंच पर बैठते हैं, बेंच पर 3 लोगों के बैठने की जगह पर है और उनको फ़ोटो खिंचानी है। तो कितने अलग अलग तरीके से वो फ़ोटो खिंचा सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि वो A, B, C इस क्रम में बैठ जाए, कि मतलब सबसे लेफ्ट में A, फिर B और फिर सबसे राइट में C।
ऐसे भी बैठ सकती है कि वो ए सी बी, या फिर बी ए सी बी सी ए, और भी कुछ तरीके बच जाते हैं, वो क्या है सी ए बी एंड सी बी ए। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि इन तीनों के परम्यूटेशंस कितने हैं 6 है। कितने टोटल यहाँ पर 6, मतलब 3 लोगों को 3 सीट्स पर हम 6 तरीकों से बिठा सकते हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या फिर परम्यूटेशंस कितने हो गए 6 हो गए। सीधी सी बात है, हमें चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है। सिलेक्शन में ऐसा नहीं करना पड़ता, सिलेक्शन थोड़ा सा आसान होता है, परम्यूटेशंस थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सिलेक्शन के अंदर क्या करेंगे, फिर से वही बात कि 3 दोस्त है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। इनमें से मैं सिलेक्शन मतलब ओनली सेलेक्ट करना है, बैठाना नहीं है, ठीक है, मतलब सेलेक्ट करके कोई काम करवाना है, उसमें कोई अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। तो अगर इस सिचुएशन में अगर मैं बोलूँ कि मेरे को एक जना सेलेक्ट करना है, तो इसके कितने तरीके होंगे। मैं ए अकेले को सिलेक्ट कर सकता हूँ, बी के अकेले को सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर सी अकेले को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितने तरीके हो गए, 3 तरीके हो गए, 3 वेज। पूरे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम तरीकों की ही कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमें कुछ बहुत बड़ा या फिर कैलकुलेशन करके आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पर हमें किसी एक्स या वाई इनकी वैल्यूज नहीं बतानी होती, हमें बस तरीके गिनने आने चाहिए। यही इस पूरे चैप्टर का सार है। जैसा कि यहाँ पर एक बंदा सेलेक्ट करने के तरीके क्या हैं, 3 तरीके हैं, जबकि अपने पास अवेलेबल कितने ए बी सी 3 लोग अवेलेबल है। मैं बोलूँ कि मुझे सेलेक्ट करना है कितने लोग, 2 लोग सेलेक्ट करने हैं। अब इसके तरीके कितने होंगे, यहाँ पर मैं ए और बी इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर बी या सी इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर सी और ए इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी कितने तरीके हो गए, 3 तरीके हो गए, 3 वेज टू सेलेक्ट 2 पर्सन्स आउट ऑफ 3 पर्सन्स ए बी एंड सी। तो इसकी फॉर्मल मतलब भाषा होती है। यहाँ पर देखो दोस्तों, ये मैटर नहीं करता कि आप ए बी लिखो या फिर बी ए लिखो। सेलेक्ट मतलब सिलेक्शन मतलब सेलेक्ट ही करना है, उनको बिठाने की कोशिश मत करना कि मैं ए बी बोलूँ या बी ए बोलूँ, ठीक है। अगर आप ए बी और बी ए में डिफरेंस कर रहे हो, इसका मतलब आप परम्यूटेशन में जा रहे हो, इधर की तरफ अरेंजमेंट में जा रहे हो। सिलेक्शन में उनका कोई क्रम मतलब उनका जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। ऐसे में यहाँ पर बोलूँ कि मेरे को सेलेक्ट करने हैं 3 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो 3 लोग सेलेक्ट कैसे करूँगा, यहाँ पर है टोटल 3 लोग, तो मैं क्या करूँगा ए बी सी इन तीनों को ही उठा लूँगा। इसका मतलब इसका तरीके कितने हैं, एक ही तरीका है इसका, 1 वे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ए बी सी क्यों लिख रहा हूँ, मैं बी सी ए ऐसा क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि सेलेक्ट करना है, इसमें हमें अरेंज करने की कोई मतलब पाबंदी नहीं है। मतलब पाबंदी क्या, कुछ भी अरेंज करने का तो सोचना भी मत आप। और अपने चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो परम्यूटेशंस है मतलब जो अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस आएंगे वो अपनी 3 एक्सरसाइज के अंदर आएंगे, 7.1, 7.2 एंड 7.3। और जो सिलेक्शन वाले हैं वो आएंगे 7.4 के अंदर एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। और मिसलेनियस के अंदर तो सब आते ही आते हैं। तो दोस्तों अब हम कुछ नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं, पहले उनको बेसिक तरीके से समझते हैं, मतलब अपनी जो सूझबूझ है अभी तक की वो क्या कहते हैं उनके बारे में। फिर यहाँ पर मैं एक कॉलम छोड़ूंगा, फिर यहाँ पर जो कॉलम है उसमें हम जो सीखेंगे आगे एक थ्योरम देखेंगे, वो वापस लौट के आएगी और यहाँ पर हम उस थ्योरम के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो पहले हम एकदम बेसिक तरीका लगाते हैं और इसमें देखते हैं कि इस तरीके में क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद में हम नया तरीका लगाएंगे और उसमें क्या फ़ायदा हमें मिलेगा। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा ले रहा हूँ कि अपने बात समझो, एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन है। यही तो इस चैप्टर की कूल चीज़ है कि यहाँ पर हमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, प्लस जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो बड़े रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होते हैं। कैसे, जैसे समझो कि अपने पास में 2 पैंट्स है, ठीक है, P1 और P2 ऐसे समझ लो, एक पैंट है P1 और एक पैंट है P2, मतलब अलग अलग कलर समझ लो कि ये ब्लू पैंट है और ये ब्लैक पैंट है ऐसे। और समझो कि अपने पास में 3 शर्ट्स है, ठीक है, शर्ट 1, शर्ट 2 एंड शर्ट 3। एक वाइट है, एक आप ब्लू समझ लो और एक आप कुछ भी ब्लैक समझ लो या वाइट कुछ भी, और ना कोई पैटर्न वाली समझ लो, चेक्स में समझ लो। तो ऐसी सिचुएशन है। अब ऐसा है कि अब देखो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है, तो इसके साथ में ये कंडीशंस आती है कि कोई भी इंसान हो वो 2 पैंट एक साथ तो पहन नहीं सकता, ठीक है, या फिर तीनों शर्ट एक साथ नहीं पहन सकता। हाँ, लेकिन उसके पास में ऑप्शन अवेलेबल है कि 2 पैंट वो पहन सकता है। इसका मतलब ये है कि उसके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है, वो या तो पहली पैंट पहने या फिर दूसरी पैंट पहने, ठीक है। ऐसे ही शर्ट्स के अंदर ऐसे नहीं कि वो तीनों शर्ट्स एक साथ ही पहन लेगा, अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी होना और एक टाइम पे एक ही रिसोर्सेज यूज़ करना अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। तो अपनी सिचुएशन ले लो इस पूरे केस के अंदर कि मेरे पास समझो कि 2 पैंट्स और 3 शर्ट्स है, तो मैं कितने तरीक़ों से ड्रेसअप हो सकता हूँ। तो
इसको सोचने का एक तरीका तो ये कि हम रेंडमली कुछ भी सोच लें, या फिर एक डायग्राम होता है ट्री डायग्राम जिसको बोलते हैं, हम उसमें मतलब बहुत सिस्टमेटिकली उसको समझ लेते हैं कि भाई सबसे पहले चलो पैंट्स को मतलब हम बोलते हैं कि भाई पहले पैंट्स को प्रायोरिटी देते हैं कि पहले पैंट पहनते हैं। तो यहाँ से कितने पैंट, 2 पैंट्स है, तो यहाँ अभी अपने पास भी कुछ भी नहीं है, तो मैं या तो पैंट 1 पहनूंगा या फिर पैंट 2 पहनूंगा, ठीक है। और इस स्टेज पर आके समझो कि मैंने कुछ कोई ना कोई पैंट मैंने पहन लिया। अब आती है शर्ट की बारी। तो शर्ट में क्या होगा कि जैसे मैं अगर P1 मतलब पहला वाला अगर मैं पैंट्स पहनता हूँ तो मैं कोई सी भी शर्ट पहन सकता हूँ, ऐसा नहीं कि P1 के साथ मैं S1 ही पहनूंगा। तो यहाँ पर फिर से 3 सिचुएशन होगी, मैं शर्ट 1 पहन सकता हूँ, उसके बाद में शर्ट 2 पहन सकता हूँ, या फिर शर्ट 3 पहन सकता हूँ। ऐसा यहाँ पर पैंट 2 पहनने के बाद में शर्ट 1 भी पहन सकता हूँ, शर्ट 2 भी पहन सकता हूँ, या फिर शर्ट 3 भी पहन सकता हूँ। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इस स्टेज पर आने पर हमने दोनों ही चीज़ें पहन ली है, पैंट वाली प्रोसेस से भी गुजर के आ गए और शर्ट वाली प्रोसेस से तो हम जस्ट आए ही हैं। तो अगर मैं इस रास्ते से आता हूँ, पहले कुछ भी नहीं था, फिर मैंने पैंट 1 पहना, फिर शर्ट 1 पहना, तो मैं बोलूँगा कि मैंने P1 S1 अपनाया, मतलब पैंट 1 पहना और शर्ट 1 पहना। अगर मैं P1 के बाद में S2 वाले रास्ते से आता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं P1 S2 मैंने अपनाया। अगर मैं P1 के बाद में S3 से आता तो मैं बोलूँगा कि P1 S3 मेरा कॉम्बिनेशन, मतलब ये ऐसा मतलब सिचुएशन है। ड्रेस कोड इसके अंदर क्या होगा, P2 के बाद में S1 पहनूंगा तो मैं P2 S1 मेरा ड्रेस कोड होगा, या फिर P2 S2 होगा, या फिर P2 S3 होगा। तो यहाँ पर कितने तरीके हो गए जिनसे हम 2 पैंट और 3 शर्ट्स को पहन सकते हैं। अब यहाँ पर आप बोल सकते हो ये अरेंजमेंट है, क्योंकि देखो पैंट हम नीचे ही पहनते हैं और शर्ट हम ऊपर पहनते हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं S1 को पहले ले आऊँ P1 को बाद में ले आऊँ, ठीक है। तो ये कितने सारे परम्यूटेशंस हो गए, और इनको सबसे बढ़िया, अगर हम परम्यूटेशन बहुत भारी वर्ड लगता है, हम तो बस एकदम देसी भाषा में बात करते हैं कि भाई ये जो है ना कितने तरीके हो गए है ना, कितने तरीकों से हम पैंट शर्ट पहन सकते हैं। तो आप बोलोगे टोटल यहाँ पे 6 वेज हो गए ना, 6 तरीकों से हम 2 पैंट और 3 शर्ट्स के जितने भी अलग अलग तरीके से हम पहन सकते हैं, वो सारे ड्रेस कोड अपने 6 ड्रेस कोड हो गए, 6 तरीके, ठीक है। अगर मैं इस सिचुएशन को और बड़ा कर दूं तब देखो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाएगी। ये एकदम नॉर्मल तरीका है, ऐसे इंसान सोचेगा ही सोचेगा, ठीक है। पहले पैंट डिसाइड कर लो, अभी बाद में शर्ट, तो इतने तरीके तो उसके पास में आ ही सकते हैं। ये एकदम नॉर्मल थिंकिंग है। अब हम इस नॉर्मल थिंकिंग के लिए एक और बड़ी लेवल की प्रॉब्लम इसके पास लेके आते हैं। अच्छा, यहाँ पर पैंट्स की स्पेलिंग ये नहीं होती यार, आपने बोला नहीं पैंट PANTS, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अगली सिचुएशन ये है कि समझो कि अपने पास में 2 पैंट्स है, 2 शर्ट्स है, और समझो कि अपने पास में 3 टाइज है, मतलब जो टाई पहनते हैं ना शर्ट के ऊपर वो। तो अब हमें बताना है कि हम कितने तरीकों से अपना ड्रेस कोड बना सकते हैं। पैंट मतलब समझो कि यहाँ पर P1 और P2 है, और शर्ट मतलब S1 S2 और S3 है। उसके बाद में सॉरी यहाँ पर 2 शर्ट्स है तो S1 S2 ही है, और 3 टाइज है, तो इसका मतलब T1 समझ लो, T2 समझ लो और T3 समझ लो। तो 2 पैंट्स, 2 शर्ट्स एंड 3 टाइज है। अब बताओ कि अब टोटल कितने कॉम्बिनेशंस होंगे। तो कुछ लोगों ने तो कैलकुलेट कर ही लिया होगा, लेकिन आप इसको अगर हम ऐसे जो अपना पुराना तरीका उससे करेंगे तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले समझो कि पैंट पहन लेंगे, फिर बाद में शर्ट पहन लेंगे, और सबसे लास्ट में टाई पहनेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि पहले डायरेक्ट टाई पहन ले, टाई तो शर्ट के बाद में पहनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पहनेंगे, यहाँ से अपने पास में कुछ नहीं है, फिर यहाँ से मैं डिसाइड करूँगा कि मैं पैंट 1 पहनूँ या फिर पैंट 2 पहनूँ, ठीक है। तो अपना पैंट वाला काम हो गया। अब शर्ट भी हमें पहनना है, क्योंकि तीनों से ही ड्रेस कोड अपना बनेगा। तो S1 और S2 2 ऑप्शन है। तो मैं जैसे अगर मैं P1 जैसे पहला वाला पैंट, ये जो ब्लू या ब्लैक कैसा भी समझ लो, वो अगर पहन लेते तो उसके बाद में अपने पास में ऑप्शन होते हैं कि हम S1 पहन ले या फिर S2, मतलब शर्ट 1 पहन ले या फिर शर्ट 2 पहन ले। ऐसे इधर की तरफ होगा, पैंट 2 पहनने के बाद या तो S1 या फिर S2 कोई सा भी शर्ट हम पहन सकते हैं, ऐसे कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब तो हमने ये शर्ट वाला मामला भी कवर कर लिया। अब टाइज़ की बात है, तो अपने पास में 3 टाई है। अगर मैं पैंट 1 के बाद में शर्ट 1 पहन लूँ, उसके बाद में मेरे पास 3 ऑप्शन होंगे कि मैं टाई 1 पहन लूँ या फिर टाई 2 या फिर टाई 3, कोई सी भी टाई पहन सकता हूँ। तो यहाँ से ऐसा हो गया कि मैं T1 लगा लूँ या फिर T2 लगा लूँ या फिर T3 लगा लूँ। तो यहाँ पर अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला ये। और यहाँ पर फिर से ये है कि भाई P1 के बाद में S2 पहनूँ तो मैं टाई 1 पहन सकता हूँ,
या फिर टाई 2 पहन सकता हूँ, या फिर टाई 3 भी पहन सकता हूँ। P2 पहनने के बाद में, मतलब पैंट नंबर 2 पहनने के बाद में अगर मैं शर्ट नंबर 1 पहनता हूँ तब भी मेरे पास में ऑप्शन तो यही रहेंगे, 3 ऑप्शन, और यहाँ पर भी मेरे पास में 3 ऑप्शन रहेंगे। तो अब आप इन कोड्स को अगर नाम दें, क्योंकि नाम देंगे है ना, नाम से देखो एक और फायदा होगा, जब मैं इधर वो एक जो नया जो कंसेप्ट होगा, नई जो थ्योरम होगी उससे बताऊंगा ना, तब ये चीज़ें आपको लिंक होगी। तो यहाँ पर अब हम इन सब का कोड लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले P1 के रास्ते के बाद में S1 आ गया, और उसके बाद में हमने T1 टाई पहन ली। तो जो पहला कोड है वो बन गया P1 S1 T1। अब P1 के बाद में अगर मैं शर्ट नंबर 1 पहन लूँ और उसके बाद में टाई नंबर 2 पहन लूँ तो क्या बन जाएगा, P1 S1 T2। तीसरा कोड क्या हो जाएगा, P1 S1 T3। अगला कोड क्या हो जाएगा, अब देखो अगला कोड, ये रास्ता बदल गया इसका, है ना, ये उस ग्रुप में से नहीं है, ये नीचे वाले ग्रुप में से, मतलब पैंट 1 पहनने के बाद में शर्ट नंबर 2 पहन लूँ और फिर टाई नंबर 1 पहन लूँ तो क्या बन जाएगा, P1 S2 और T1। फिर अगला P1 S2 T2, और ये क्या बन जाएगा, P1 S2 T3। ठीक है। अब यहाँ पर नीचे वाले, अगर अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो पैंट नंबर 1 उसी की बात की जा रही है, लेकिन अगर मैं पैंट नंबर 2 पहनूँ उसके बाद में S1 S2 वो तो बच ही गए। तो यहाँ पर मैं उनको भी लिख लेता हूँ डायरेक्ट, इन 6 के 6 नीचे वालों को भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बन जाएगा P2 S1 T1, फिर P2 S1 T2 और P2 S1 T3। ठीक है, मतलब इस रास्ते से मैं आ गया P2 S1 वाले से। अब अगर मैं P2 S2 से आऊँ, मतलब पैंट नंबर 2 पहनूँ और शर्ट नंबर भी 2 पहनूँ, ठीक है, मतलब P2 और ये S2, तब मेरे पास में 3 ऑप्शन फिर से रहेंगे, P2 S2 T1, P2 S2 T2 और लास्ट ऑप्शन P2 S2 T3। तो टोटल कितने हो गए, ये टोटल आप देखोगे, इनको काउंट करोगे तो टोटल ये 12 हो गए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हो गए यहाँ पर। तो ये तरीका, अगर मैं अब यहाँ पर ये भी बोल दूँ कि भाई अपने पास में 5 पैंट है, 7 शर्ट है, 3 टाई है, और उसके ऊपर समझ लो कि अपने पास में 2 ब्लेजर है, ठीक है, 2 ऊपर जो ओवरकोट होते हैं वो, तो ऐसा तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे ना कॉम्बिनेशन, ऐसा तो फिर डायग्राम भी बनाते रह जाएंगे, पहनेंगे कब। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नई थ्योरम आती है, एक्चुअली वो थ्योरम भी काउंटिंग के लिए ही है। यहाँ पर सारी सिचुएशन, अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो आपको काउंटिंग करनी आनी चाहिए, मतलब केसेस को गिनना आना चाहिए। और केसेस गिनना इतना आसान काम नहीं है, केसेस की काउंटिंग करने में आसान बनाएगा अपना ये जो थ्योरम है वो। तो अब इस थ्योरम पर आते हैं। तो दोस्तों फंडामेंटल थ्योरम, जिसको मतलब मेनली तो प्रिंसिपल बोलते हैं, मैंने थ्योरम लिख दिया कोई बात नहीं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है अपने पास में, एक थ्योरम है जिसके अंदर 2 प्रिंसिपल आते हैं। एक तो होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, मतलब कब हम तरीकों को, यहाँ पर कोई XYZ की वैल्यूज़ की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर सारा चैप्टर जो टिका है वो तरीकों पर टिका है। हमें किसी भी चीज़ को करने के तरीके ही काउंट करने इस पूरे चैप्टर में। तो कब हम तरीकों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रूल होता है वो होता है एडिटिव प्रिंसिपल, मतलब कब हम तरीकों को जोड़ेंगे। तो आपको मेनली मल्टीप्लिकेशन सीखना है, क्योंकि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के अंदर जो 90% क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर हम लास्ट में जाके किसी भी तरीके से निकालो। अभी तो हम बहुत आसान तरीके से निकालेंगे, बाद में हम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है तो हमें सोचना भी उसी तरीके से पड़ता है। लेकिन कुछ भी करो, लास्ट में हम तरीकों को या तो मल्टीप्लाई करेंगे या फिर दूसरे जो नियम है उसके तहत हम उनको जोड़ेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है और सेकेंड है एडिटिव प्रिंसिपल। तो सबसे पहले मैं इसकी एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर एक शानदार सा एग्जाम्पल करेंगे, और उसके बाद में हम वापस लौट के अपने जो पुराने वाले जो क्वेश्चंस है, मतलब इन पर ना शर्ट और पैंट और टाई वाले पर आएंगे, और इनको फिर इस मल्टीप्लिकेशन तरीके से सोल्व करेंगे, और बहुत आसान हो जाएगा देखो चीज़ों को समझना। तो मल्टीप्लिकेशन जो रूल है वो क्या कहता है, लेट सपोज, यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में लेट सपोज लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं एकदम जो बुक में लिखी है उस डेफिनेशन से नहीं जाना चाह रहा, मैं एकदम प्रैक्टिकल जो डेफिनेशन है जो सीधा दिमाग में फिट बैठ सकती है उसको मैं लिख रहा हूँ। लेट सपोज ए प्रोसेस इज टू बी कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स, फर्स्ट फॉलोड बाय सेकंड फॉलोड बाय थर्ड। अब इस चीज़ को समझो,
ये मतलब ऐसी सिचुएशन है, एक सिचुएशन है ना, सारे क्वेश्चन एक सिचुएशन के आधार पर आते हैं, कोई ना कोई सिचुएशन ही आपको क्वेश्चंस में फंसाएगी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट सिचुएशंस, आप कितने अलग अलग सिचुएशन से डील कर सकते हो वो आपको सीखना है चैप्टर के अंदर। चलो ये बात जुबान पे आएगी तो मैं एक और चीज़ बताऊं, अगर आप ये समझ लो कि आप इस चैप्टर के भी सारे अगर क्वेश्चन कर लेते हो है ना, और इस जो एग्जाम्पल है वो भी खत्म कर लेते हो, तो अगर आप ये मानने लगो कि अब आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आने लग गया, तो मतलब ऐसे घमंड नहीं होना चाहिए ना, ईगो नहीं होना चाहिए कि भाई आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, सिचुएशन बेस्ड ये चैप्टर है। ऐसे नहीं है कि बाकी चैप्टर्स की तरह कि आपको एक फॉर्मूला आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, बाकी चैप्टर्स में चल जाता है, यहाँ पर नहीं चलता। क्वेश्चन किसी भी लेवल का आ सकता है, तो मेन चीज़ ये कि आप बस बेसिक फंडामेंटल्स तैयार रखो। मेरे पास में भी कई सिचुएशन ऐसे आती कि कुछ कुछ शानदार से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फिर हमें भी सोचना पड़ता है कि भाई इसको कैसे किया जाए, लेकिन होती मज़ेदार सिचुएशन है इसके अंदर। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन रूल है, ये भी एक खास कंडीशन में लगता है कि एक कोई बड़ा प्रोसेस है, ए प्रोसेस, ठीक है, एक बहुत बड़ा काम है, उसको हमें कंप्लीट करना है, और उसको कंप्लीट करने की 3 स्टेप है, कोई भी स्टेप हम छोड़ नहीं सकते, तीनों स्टेप्स कंपलसरी है कि वो हमें करनी ही करनी है। पहली स्टेप होगी, उसके बाद में सेकंड स्टेप आएगी, है ना, फर्स्ट स्टेप इज फॉलोड बाय सेकंड एंड सेकंड इज फॉलोड बाय थर्ड। सेकंड स्टेप के बाद हम थर्ड स्टेप ही लेंगे। जैसे समझो कि हम जैसे फॉर्म भरते हैं ना ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो सबसे पहले हमें समझो कि फर्स्ट स्टेप मतलब रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। सेकंड में हम एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना पड़ता है कि सो एंड सो जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। और थर्ड स्टेप है कि हमें पेमेंट करना होता है कि है ना, कुछ जो फीस होती है वो हमें देनी होती है। तो ऐसी सिचुएशन है। तो रजिस्टर करने के भी कुछ तरीके समझ लो कि 2 तरीके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, और इसके अंदर समझो कि फिर हमें कुछ जैसे समझो कि अप्लाई करते टाइम में हमें क्या आइडेंटिटी कार्ड देना है, कि हमें आधार कार्ड देना है, फिर वोटर आईडी देना है, या फिर कुछ और कुछ देना है ना, तो ऐसा समझ लो। और पेमेंट में भी समझो कि हमें बैंक में जाके चालान देना है, या फिर कार्ड पेमेंट करना है, कार्ड पेमेंट करना तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, ऐसे अलग अलग इनके तरीके हैं। तो जो भी हमें पूरा फॉर्म भरना है तो उसके 3 स्टेप होगी कि रजिस्टर करो, फिर अप्लाई करो, और बाद में पेमेंट करो। तो उस सिचुएशन को आप इस डेफिनेशन में समझ सकते हो कि ये एकदम प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। लेट सपोज ए प्रोसेस इज टू बी कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स, पहली स्टेप, उसके बाद में सेकंड स्टेप ही आएगी, आप डायरेक्ट फर्स्ट से थर्ड या फिर फर्स्ट करते ही काम खत्म नहीं कर सकते। तो ये सिचुएशन है, बैक टू बैक आ रही सब, कोई भी स्टेप्स हम छोड़ नहीं सकते। अब इसके बाद एक एक वर्ड को समझते चलना। एंड नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट स्टेप 1 इज एम, स्टेप 2 इसके n तरीके हैं, और स्टेप 3 के समझ लो कि l तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने ये लिख दिया, यहाँ पर बीच में मैंने हाइफन लगा के छोड़ा है। यहाँ पर ये है कि नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट स्टेप 1, स्टेप 1 को कंप्लीट करने के m तरीके हैं, स्टेप 2 है ना, ओनली स्टेप 2 को कंप्लीट करने के n तरीके हैं, और स्टेप 3 को कंप्लीट करने के l तरीके हैं। यहाँ पे m, n और l ऐसे ही हो सकते हैं। जैसे मानो कि हमें रजिस्टर करना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे तरीके, फिर यहाँ पे आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर कुछ और, तो समझो कि 3-4 तरीके इसके हो जाएंगे। फिर ऑनलाइन मतलब बैंक में जाके आपको पेमेंट करना है या फिर ऑनलाइन करना है, तो 2 तरीके समझो कि इसके हो जाएंगे। तो ये तरीकों की संख्या है, स्टेप 1 के m तरीके, स्टेप 2 के n तरीके, और स्टेप 3 के l तरीके। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 के इंडिविजुअल तरीके तो पता चल गए, तो पूरी प्रोसेस, अब ये ना बिग प्रोसेस, इसको कंप्लीट करने के कितने तरीके होंगे। देन नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट द होल प्रोसेस इज गिवन बाय m इंटू n इंटू l, और यही मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया अपना। यहाँ पर जो m है, n है और l है, उन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना नहीं है। मल्टीप्लिकेशन रूल ऐसे काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि हम एकदम इनसे दूर रहेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई कब मल्टीप्लाई करना है, कब जोड़ना है, ठीक है, कब मल्टीप्लिकेटिव रूल लगाना है, कब हमें एडिटिव रूल लगाना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैंने देखो पहले एक सिचुएशन बनाई है, जब ये सिचुएशन हो तभी हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर एडिशन वाला लगाना है तो उसकी भी मैं आपको सिचुएशन बताऊंगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई तब करना है जैसे पहली स्टेप के बिना काम हो ही ना, पहली स्टेप भी हो, सेकंड स्टेप भी लगानी जरूरी हो, और थर्ड स्टेप भी लगानी जरूरी हो। किसी भी स्टेप के बिना अपना काम अधूरा माना जाए तो उस सिचुएशन में हम केसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ
वेज को, जो तरीकों की संख्या है ना, उनको हम मल्टीप्लाई ही करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे समझो कि आप ना यहाँ पर खड़े हो और आपके तीन तरफ दीवार है, ऐसे है, ठीक है। मतलब ऐसे कोई ऐसा समझो कि तिकोना कमरा है, ट्राइंगल जैसा कोई कमरा है, दीवारें हैं, ठीक है। समझो कि छत उसकी नहीं है ना, कमरा है। तो इसके तीन दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा इधर है और एक गेट इसका इधर है और एक गेट इसका इधर है, ठीक है। और अब अगली सिचुएशन ये है कि भाई आप यहाँ से बाहर निकल जाओगे, है ना। आप गेट 1, गेट 2, गेट 3 किसी भी गेट से आप बाहर निकल सकते हो। फिर जब आप बाहर पहुँचोगे तो फिर से चार दीवारें आ गई, ऐसा बन गया। और इन दीवारों के भी ऐसा है कि यहाँ से एक गेट है, एक इसका गेट यहाँ पर है और एक गेट यहाँ पर और एक गेट यहाँ पर है। तो आप चलो मान लो कि इससे भी बाहर निकल गए और अब उसके बाद में फिर दीवारें आ गई, अब दीवारें 5 हो गई। तो ऐसे है, ठीक है। मतलब ऐसे पेंटागन टाइप की दीवारें यहाँ पर आ गई। तो यहाँ से बाहर निकलने का तरीका, इस दीवार के बीचों बीच, इस दीवार के बीचों बीच एक गेट है, इधर यहाँ पर गेट है, यहाँ पर गेट है और यहाँ पर भी गेट है। अब अपना काम ये है कि यहाँ से हमें, है ना, यहाँ पर आप खड़े हो या फिर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मुझे आना है बाहर की तरफ, ठीक है। मेरे को आउट आना है। तो मैं कितने तरीकों से यहाँ से बाहर आ सकता हूँ? तो ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट यहाँ से जंप कर जाऊँगा उधर, या फिर यहाँ से कोई पंख लग जाएंगे और मैं उड़ के बाहर आ जाऊँगा, या फिर मेरे पास कोई रास्ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को बस दरवाजे बंद नहीं है ना, वैसे नहीं है कि भाई यहाँ भाई कैसे वो ताला चाबी वाला हिसाब किताब नहीं है, सिंपल सा है, दरवाजे सारे खुले हैं। लेकिन मैं कितने तरीक़ों से बाहर आ सकता हूँ? तो यहाँ पर वही सिचुएशन है, मेरे को इस ट्राइंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। इसका मतलब मेरे को स्टेप 1 लगानी पड़ेगी और स्टेप 1 लगाने के जस्ट बाद में स्टेप 2 आएगी ही आएगी। ट्राइंगल के बाद में मेरे को इस क्वाड्रिलेटरल से गुजरना ही गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं ट्राइंगल के बाद में डायरेक्ट पेंटागन के पास पहुंच जाऊंगा, ठीक है। दीवारें समझो कि बहुत ऊंची ऊंची है, तो मैं ऐसे चढ़ के भी नहीं जा सकता। गेट को ही खोलना सबसे आसान, गेट खुले हैं, गेट लगा ही नहीं है ना, एकदम दरवाजे से खुला है, दीवार टूटी हुई है यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ऐसे समझो। तो ट्राइंगल से बाहर निकलने के तरीके क्या है? जो ट्राइंगल है उससे बाहर निकलने के तरीके 3 है। और फिर हम इस क्वाड्रिलेटरल पे आ जाएं तो इससे बाहर निकलने के तरीके क्या हैं? 4 है। और यहाँ पर ये जो पेंटागन है, पेंटागन से बाहर निकलने के तरीके कितने मेरे पास में? 5 है। क्या मैं ट्राइंगल से बाहर निकलते ही मेरा काम हो जाएगा? नहीं होगा। जो क्वाड्रिलेटरल वाली स्टेप है ये भी बहुत ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं होगा, या फिर इसके बिना भी काम नहीं होगा, या फिर ट्राइंगल के बिना भी काम नहीं होगा, ठीक है। मतलब हर एक स्टेप यहाँ पे अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो साफ साफ ये जो सिचुएशन है वो इस सिचुएशन, ये जो डेफिनेशन वाली सिचुएशन है, इसके अंदर एकदम फिट बैठती है। तो इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के तरीके क्या होंगे? इसकी जो छोटी छोटी स्टेप्स है तीनों, उनके छोटे छोटे जो तरीके हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर देना ही अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच, यहाँ पर इसका क्या नाम लिखूँ पता नहीं, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिस कैन कम आउट। कितने तरीके हो जाएंगे? 3 तरीके हैं इसके, 4 तरीके हैं इसके और 5 तरीके इसके हैं। किसी भी स्टेप के बिना अपना काम नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हर स्टेप को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हर एक स्टेप के तरीकों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 4 कितना हो गया? 12, 12 5 जा कितना हो गया? 60 हो गया। तो दोस्तों समझो कि यहाँ पर ये क्वेश्चन ना कोई बहुत आसान क्वेश्चन भी नहीं है ना, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, समझने में मज़ा भी आता है कि यार ये ऐसे हो रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको। तो मतलब मैं इस एग्जाम्पल के जरिए ये बताना चाह रहा हूँ कि बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर तो ये है ना, इस बात को तो आप मानो। समझ में आए ना आए ये अलग बात है, लेकिन मज़ेदार चैप्टर तो ये है। और इसके अंदर देखो कितनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी और हमने खुद से कितना एफर्ट लगाया। 3 तरीके, 4 तरीके, 5 तरीके डायग्राम बना के बता रखा है। ये जो है ये भी कोई थ्योरी, कोई कैलकुलेशन वाली बात नहीं। हमने बस कैलकुलेशन के नाम पे क्या किया है? इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है। 3 × 4 × 5 कितना हो गया? 60 हो गया। बस इतनी सी अपनी मेहनत है, ठीक है। अपना जो पेन है और जो अपना हाथ है उसकी मेहनत बस इतनी सी है, और पूरी मेहनत किसकी? दिमाग की है। और इसके अंदर बहुत कुछ लिखना भी नहीं पड़ता कि आप पेज पे पेज भरे जा रहे हो, या फिर आपको स्टेप मार्किंग, यहाँ पर स्टेप मार्किंग का तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आप डायरेक्ट ये लिखो और बस ख़त्म। मल्टीप्लिकेटिव रूल आप थोड़ा बहुत चाहो तो ये लिख सकते हो कि भाई बाई मल्टीप्लिकेशन जो प्रिंसिपल है उससे हम इनको मल्टीप्लाई ही करेंगे, क्योंकि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 यहाँ पर एक दूसरे को फॉलो करेगी। किसी को भी हम स्किप नहीं कर सकते, किसी को भी हम छोड़ नहीं सकते। वो लिखो तो लिखो, वरना छोड़ भी सकते हो। तो ये एग्जाम्पल समझने के बाद में अब हम वापस लौटते हैं अपने पुराने वाले एग्जाम्पल्स पर। यहाँ पर देखो क्या था,
हमें पैंट और शर्ट पहनना था, तो यहाँ पर मैं अब अलग से एक कॉलम बना लेता हूँ ताकि जब आप इसको पीडीएफ डाउनलोड करो तो आपको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से ये चीज़ें दिखाई दें। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख लिया है, सॉल्यूशन देंगे हम कैसे, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और इसमें दो प्रिंसिपल होते हैं, मल्टीप्लाई का और एडिशन का। तो एडिशन आप एक बार इनको कंप्लीट करने के बाद में वो भी हम कवर कर लेंगे। वैसे यहाँ पर हमें जो मल्टीप्लिकेटिव रूल है वही हमें यहाँ पे लगाना है। मल्टीप्लिकेशन रूल ही क्यों लगाना है हमें, क्योंकि समझो देखो इधर क्या है, अपना काम ये था कि हमें पैंट भी पहनना है और शर्ट भी पहनना है। ऐसा नहीं है कि ओनली पैंट पहन ले, ऐसा नहीं है कि ओनली शर्ट पहन ले। तो अपना काम दो स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है, फर्स्ट पैंट्स की स्टेप में और सेकंड है जो शर्ट्स है उनको पहनने की स्टेप में। तो इस पैंट के बिना अपना काम नहीं होगा या फिर शर्ट के बिना भी अपना काम नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि दोनों ही तरीकों की जरूरत है और किसी भी तरीकों को हम छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर है फर्स्ट फॉलोड बाय सेकंड, जरूरी नहीं है थर्ड हो, मतलब कुछ एक से ज़्यादा तो होनी चाहिए, 4 5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो यहाँ जैसे कि यहाँ पर 2 सिचुएशन है, 2 स्टेप्स है, किसी को भी हम छोड़ नहीं सकते। तो ये सारा का सारा मामला इस सिचुएशन को बार बार कह रहा है कि भाई ये है सिचुएशन, ये लगाओ। तो इसमें क्या करते हैं हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो पैंट्स है और जो शर्ट्स हैं उन दोनों की स्टेप्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पैंट कितने हैं, कितने तरीकों से हम पैंट पहन सकते हैं, 2 तरीकों से, और कितने तरीकों से हम शर्ट पहन सकते हैं, 3 तरीकों से। करेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा यहाँ पर, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई ही करेंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल लगाना अपनी मर्जी की बात नहीं है, पहले से क्वेश्चन में हालात ऐसे होने चाहिए कि हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगा सकें। अगर हालात ऐसे नहीं है तो फिर हम सोचेंगे कि एडिशन रूल कैसे लगेगा। तो यहाँ पे 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई ही क्यों किया, क्योंकि पैंट के बिना पूरा काम या फिर शर्ट के बिना पूरा काम, पूरी ड्रेस अपनी इनकम्प्लीट मानी जाएगी। दोनों ही चीज़ें अनिवार्य हैं। दोस्तों ये सिचुएशन तो आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने क्यों किया। आपको धीरे धीरे एक और सिचुएशन, एक और मेंटलिटी यहाँ पे डेवलप करनी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है, आप ना इस पूरे प्रोसेस को ऐसा समझो कि भाई हमें पूरा ड्रेस पहनना है। तो ड्रेस पहनने के 2 तरीके हैं। तो मैं यहाँ पर, ये पूरी ड्रेस है, समझो कि ये पूरी ड्रेस है। तो 2 तरीके मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ। पहला जो है वो पैंट को संभालेगा और दूसरा पार्ट जो है वो शर्ट को संभालेगा। पैंट पहनने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं, क्योंकि अपने पास में P1 पैंट है, P2 पैंट है, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा। शर्ट्स पहनने के 3 तरीके हैं, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा। 2 × 3 करके मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे जो फॉर्मेट में लिखने वाला जो तरीका है ना, ये यहाँ पे बहुत काम आने वाला है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। कोई भी चीज़ हो, आप हर बार ऐसे 2 डिब्बे बना लो, 3 डिब्बे बना लो, जितनी भी प्रोसेस उतने डिब्बे बना लो, ठीक है। और फिर उन केसेस को मल्टीप्लाई कर दो अगर सिचुएशन मल्टीप्लिकेशन वाली है तो। अब इसके अंदर आते हैं, इसमें क्या बोला है, अगर मैं यही फॉर्मेट लगाने की सोचूं तो ये है अपनी पूरी कंप्लीट ड्रेस कोड। यहाँ पर पैंट का कोड आ गया, यहाँ पे शर्ट का कोड आ जाएगा और यहाँ पे टाई का कोड आ जाएगा। पैंट्स कितने हैं, 2 पैंट है, तो 2 तरीके हो जाएंगे। यहाँ पर मैं हमेशा क्या लिखूंगा, तरीके लिखूंगा, ठीक है, नंबर ऑफ वेज। यहाँ पर मैं तरीकों की संख्या लिखूंगा, ऐसे P1 P2 एक एक तरीके का नाम नहीं लिखूंगा। यहाँ पर ये जो पूरा चैप्टर ये नाम के बारे में नहीं है, यहाँ पे ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये तरीकों के बारे में। तो पैंट के 2 तरीके हो गए, शर्ट के 2 तरीके हो गए, टाई कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे टाई के 3 तरीके हो गए। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 2 × 2 × 3। पैंट के तरीके, शर्ट के तरीके और टाई के तरीके है ना, हम मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो कितना हो गया, 2 × 2 4 3 जा 12 हो गए। और यहाँ पर हमने केसेस बना के भी काउंट किया था तो 12 आए थे। तो आप पुराना तरीका लगाना चाहोगे क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, ये भी छोटा मानता हूँ मैं। अगर 5 पैंट 5 शर्ट 10 टाई और एक आध ब्लेजर अगर आ गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, हज़ारों लाखों में जाएंगे फिर तरीके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप इस तरीके की मेंटलिटी डेवलप करो। ऐसे समझो, ये पैंट के तरीके हैं, ये शर्ट के तरीके हैं और ये टाई के तरीके हैं। किसी के भी बिना काम पूरा हो नहीं सकता, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 आंसर आ गया। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, आप ये मैंने कोड क्यों लिखे थे, मैंने उस टाइम भी कहा था कि कोड लिखेंगे तो बाद में हमें आसानी होगी कुछ और चीज़ें समझने के लिए। देखो पहली जगह मैंने बनाई है P, मतलब पैंट्स के लिए। तो आप इनमें देखो, इन सब के अंदर स्टार्टिंग के टोटल 12 है ना, तो स्टार्टिंग के 6 के अंदर मैंने P1 लिखा है, P1 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 P1, फिर अगली बार मैंने P2 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 ऐसे लिखा है। तो इसके 2 तरीके हैं। पहली जो जगह है पैंट्स की, जो जगह है उसको भरने के कितने हो गए, 2 तरीके हो गए। फिर शर्ट वाले खाने में आप देखो, दूसरा वाला जो कोड है S1 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 S1, फिर S2 S2 S2, फिर S1 S1 फिर S2, तो इसको भरने के 2 तरीके हैं, S1 या S2।
और ऐसे ही तीसरा जो प्लेस है, जो टाई वाला प्लेस है, उसको भरने के 3 तरीके, T1 T2 T3, T1 T2 T3 T1, मतलब कुल मिला के घुमा फिरा के T1 T2 T3 ही आ रहे हैं। अलग अलग तरीके 3 ही है, T1 T2 T3, रिपीट होने वाली बात मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे टोटल तरीके हो गए 12। बिना ऐसे डायग्राम बनाए, बिना सिचुएशन तक पहुंचे ही हम तरीकों की संख्या तो बता ही सकते हैं। टोटल 12 तरीके हो गए। दोस्तों अब देख लेते हैं एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यहाँ पे ऑफ काउंटिंग भी आप लगा सकते हो। तो देखो पहले तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो डेफिनेशन लिखूंगा, फिर एग्जाम्पल तो ले लेंगे हम। तो डेफिनेशन लिखते टाइम भी डेफिनेशन के 2 टुकड़े रखूंगा। एक तो मैं सिचुएशन का स्टेटमेंट लिखूंगा और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं उन तरीकों को जोड़ के बताऊंगा। मतलब इनके अंदर ऑब्वियसली एडिशन करना है, हमें जोड़ना उसके अंदर, है ना। तो पहले सिचुएशन लिखूंगा मैं, इफ ए प्रोसेस इज टू बी कंप्लीटेड बाय 3 ऑप्शंस। मैं यहाँ पर जानबूझकर ऑप्शंस जो वर्ड है ना उसको यूज में ले रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन सुनते ही अपना दिमाग अलग तरीके से काम करता है। मैं यहाँ पे स्टेप वगैरह या फिर कुछ और छोटी छोटी मतलब सब प्रोसेस ऐसे लिख के कन्फ्यूज नहीं करना चाहता आपको। मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 ऑप्शंस। अब ऑप्शन को भी मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है, ऑप्शन को भी मैं डिफाइन करूंगा, लेकिन आपका दिमाग ऑलरेडी इसको डिफाइन कर चुका है। ऑप्शन मतलब मैं कोई भी पूरा तरीका है उसको या तो पहले ऑप्शन से कर लूँ काम हो जाएगा, या दूसरे ऑप्शन से कर लूँ उससे भी काम हो जाएगा पूरा, या फिर तीसरे ऑप्शन से कर लूँ उससे भी काम हो जाएगा पूरा। और मैंने पिछली वाली डेफिनेशन में जानबूझकर यहाँ पे स्टेप्स लिखा था। स्टेप एक के बाद दूसरी स्टेप आती है। मैं पहली स्टेप को अगर ओनली पहली स्टेप लगाऊंगा तो मेरा काम पूरा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, पूरा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने जानबूझकर ऑप्शंस लिखा है। इसका मतलब आप क्या समझ सकते हो आसानी से, कि पहले ऑप्शन से अपना काम पूरा हो जाएगा, आप हम रुक सकते हैं। या फिर आप सेकंड ऑप्शन लगाना चाहो तो वो, या फिर तीसरा ऑप्शन लगाना चाहो तो वो। अब मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ कि ईच ऑप्शन कैन कंप्लीट दी होल प्रोसेस। ठीक है, तो ये मैंने डिफाइन भी कर दिया कि एक ऑप्शन से अपना पूरा काम कंप्लीट हो सकता है। अब हम आगे की सिचुएशन पे आते हैं कि भाई पहले ऑप्शन को मतलब पहला ऑप्शन लगाने के कितने तरीके हैं। लेट नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट फर्स्ट ऑप्शन इज m। सेकंड ऑप्शन के तरीके हैं n, और जो थर्ड ऑप्शन है उसके तरीके मान लो l है। फर्स्ट ऑप्शन को कंप्लीट करने के तरीके m है, सेकंड ऑप्शन से काम को कंप्लीट करने के तरीके n है, और थर्ड ऑप्शन से काम को कंप्लीट करने के तरीके l है, या फिर थर्ड ऑप्शन को करने के तरीके l है। देन नंबर ऑफ वेज इन विच दी प्रोसेस, जो अपना ये ओरिजिनल प्रोसेस है ना वो जिसके 3 ऑप्शंस थे, तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के कितने तरीके हैं वो यहाँ पर है। नंबर ऑफ वेज इन विच द प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड इक्वल टू m, मतलब पहले ऑप्शन के तरीके प्लस करेंगे n, फिर प्लस करेंगे l। तो ये सिचुएशन है, समझने में काफ़ी आसान है। 3 ऑप्शन है, जितने भी ऑप्शन है उनके तरीकों को जोड़ दो। अगर स्टेप्स आती है तब आप मल्टीप्लाई कर देना, अगर ऑप्शंस आते हैं तब आप जोड़ देना। अब इसकी सिचुएशन को ना मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों मैंने ये सिचुएशन ली है, एग्जांपल सिचुएशन ही है सब कुछ। यहाँ पर है दिल्ली, फिर बीच में जयपुर, और फिर है बॉम्बे। तो काम ये है कि हमें नंबर ऑफ वेज टू रीच बॉम्बे फ्रॉम दिल्ली, मतलब दिल्ली से चल के हमें बॉम्बे पहुंचना है, तो हम कितने तरीकों से जा सकते हैं। नंबर ऑफ वेज, हर क्वेश्चन में वेज ही आपको पूछे जाएंगे, वेज भी नहीं नंबर ऑफ वेज पूछे जाएंगे, तरीकों की संख्या पूछी जाएगी। तो मैं पहले इस क्वेश्चन को, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इन्फॉर्मेशन अभी बाकी है, वो पहले मैं देता हूँ, फिर बाद में हम इसका आंसर देंगे। समझो कि दिल्ली से जयपुर जाने के 2 तरीके हैं, 2 ट्रेन समझ लो कि हम जो ट्रेन नंबर 1 या फिर ट्रेन नंबर 2 से जा सकते हैं। फिर हम जयपुर पहुंच गए, और जयपुर के बाद में अगर हम बॉम्बे जाएंगे, और तो समझो कि इसके अंदर अपने पास में 2 ट्रेन और है। उन ट्रेन का नाम अब बदल गया कि समझो कि ये ट्रेन नंबर 3 है और ट्रेन नंबर 4 है। दिल्ली वाली जयपुर आई और वहीं पे रुक गई, आगे नहीं जाएगी। तो जयपुर के बाद में अगर बॉम्बे जाना है तो हमें T3 ट्रेन या फिर T4 ट्रेन से हमें पहुंच सकते हैं वहाँ पर। तो अभी तक की सिचुएशन तो मल्टीप्लिकेशन जो रूल था ना उसको सपोर्ट करती है कि भाई हम ऐसी, अगर ऐसा डायग्राम है, ऐसा मतलब स्ट्रक्चर है, तो हम डायरेक्ट दिल्ली से बॉम्बे तो पहुंच ही नहीं सकते। तो फिर ये 2 तरीके और ये दो तरीके मल्टीप्लाई ही होंगे, 2 × 2 4 हो जाएंगे। ठीक है, चलो 2 × 2 4 होता है, 2 + 2 भी 4 होता है। उससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और तरीका ले लेता हूँ। यहाँ से एक और तरीका है जाने का बाई ट्रेन, वो T5 है ना, 5वीं ट्रेन, यहाँ पे तीसरी ट्रेन और है, जयपुर से बॉम्बे के बीच में 3 ट्रेन हो गई। तो यहाँ पर हम इनको यहाँ से अगर यहाँ पहुँचना तो मल्टीप्लाई ही करेंगे। अपना काम क्या है, बॉम्बे से दिल्ली पहुँचना, ना कि दिल्ली से जयपुर या फिर जयपुर से बॉम्बे।
बीच में जा रहे हो तो जा रहे हो, लेकिन अपना मेन काम क्या है, दिल्ली से बॉम्बे पहुंचना। अब हुआ क्या कि अगर ये सिचुएशन है तब तो हम मल्टीप्लाई ही करेंगे, इसके अंदर एडिशन वाला रूल नहीं लगेगा ना, मैं पहले क्लियर कर दूं। तो अब अपने पास में ऑप्शन क्या है, ऑप्शन किसका ढूंढना, आपको बॉम्बे से दिल्ली जाने का। अगर मैं एक और ऑप्शन आपके लिए खोल दूं कि भाई आप दिल्ली से डायरेक्ट बॉम्बे फ्लाइट से जा सकते हो, और कितनी फ्लाइट से, समझो कि अपने पास में 4 फ्लाइट है, ठीक है। ये फ्लाइट नंबर 1, फिर फ्लाइट नंबर 2, फिर फ्लाइट नंबर 3, और लास्ट में फ्लाइट नंबर 4। तो अपने पास में 4 तरीक़ों से हम डायरेक्ट भी दिल्ली से बॉम्बे पहुंच सकते हैं। तो अब तो अपने पास में ऑप्शन है ना, अपना काम दिल्ली से जयपुर जाना नहीं है, यहाँ पे मजबूरी थी इसलिए जा रहे थे। अपना काम क्या है, दिल्ली से बॉम्बे जाना। तो दिल्ली से बॉम्बे अगर आपको ट्रेन पसंद है तो ट्रेन के रूट से चले जाओ, अगर आपको फ्लाइट पसंद है तो फ्लाइट के रूट से चले जाओ। तो अब अपने पास में ऑप्शन खुल गए ना। अब अपने पास में ऑप्शन, दिल्ली में बैठे थे तभी खुल गया था ऑप्शन अपने पास में कि ट्रेन से जाओ या फिर ऐसे जाओ, है ना। तो अभी अपने पास में, जैसे मैंने डेफिनेशन तो 3 ऑप्शंस की बताई थी, लेकिन यहाँ पे चलो 2 ऑप्शन है तो 2 ऑप्शन मान लो। कोई एक और ऑप्शन बता सकता है कि भाई एक तरीका है रोड से चले जाओ, बाई रोड अपनी गाड़ी उठाओ और चले जाओ। तो मैं अभी 2 ऑप्शन ही लेके चल रहा हूँ। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर मेरे पास 2 तरीके हो गए, यहाँ पे ना 2 ऑप्शंस हो गए। एक तो मैं फ्लाइट से जा सकता हूँ या फिर मैं ट्रेन से जा सकता हूँ। अगर मैं फ़्लाइट से जाऊँगा, जाना दिल्ली से बॉम्बे ही है, तो मैं दिल्ली से बॉम्बे अगर फ़्लाइट से जाऊँगा तो कितने तरीके हैं, 4 तरीके। मैं 4 वेज ज़रूर लिखूँगा, क्योंकि सारा कंसेप्ट अपने इस पूरे चैप्टर में तरीकों से ही निकलता है। अच्छा, ट्रेन के कितने तरीके हैं, तो ट्रेन के तरीके आप काउंट करोगे तो ऐसे मत करना कि 2 और ये 3 5, नहीं 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 नहीं, ये गलती मत करना। अब आप ट्रेन के बारे में सोचो, काम आपका दिल्ली से जयपुर या फिर जयपुर से बॉम्बे पहुंचने तक का ही नहीं है, दिल्ली से बॉम्बे पहुंचने तक का है। तो दिल्ली से बॉम्बे पहुंचना है तो दिल्ली से जयपुर पहुंचना ही पहुंचना पड़ेगा, बाई ट्रेन की बता रहा हूं मैं। फिर जयपुर से बॉम्बे पहुंचना ही पहुंचना पड़ेगा। तो ये एक स्टेप है और ये एक स्टेप है, ऑप्शन नहीं है ये, समझ गए ना। ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है। अगर आप ट्रेन से जाते हो तो यहाँ पे पहली स्टेप के मतलब पहली बार ट्रेन के तरीके कितने, 2। दूसरी बार ट्रेन के कितने तरीके, 3। तो मतलब अपना क्वेश्चन है ना फाइनली एडिशन की तरफ जाएगा, लेकिन बीच में मल्टीप्लिकेशन रूल भी लग सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो टोटल कितने तरीके हो गए, 6 वेज हो गए, है ना, 6 वेज। तो ये इसके हो गए। बाई फ्लाइट ऊपर से निकल गए 4 तरीके, बाई ट्रेन 6 तरीके हैं कि भाई आप T1 के बाद में T3 पकड़ लो, या फिर T1 के बाद में T4, या फिर T1 के बाद में T5 पकड़ के ऐसे जा सकते हो। T2 के बाद में T3, T2 के बाद T4, T2 T5 ऐसे भी जा सकते हो। तो टोटल 6 तरीके ये हैं और 4 तरीके वो हैं। अब बताओ, अब आप इसका आंसर दो कि कितने तरीकों से हम कुल मिला के पहुँच सकते हैं। अभी हमने टुकड़े टुकड़े में सोचा, अब आप बताओ टोटल कितने तरीकों से हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन खुल गया, ये ऑप्शन अलग, ये ऑप्शन अलग। तो जब भी ऑप्शन होते हैं तो हम इन ऑप्शंस के तरीकों को जोड़ देते हैं। यहाँ पर बीच में स्टेप्स थी, स्टेप्स के तरीके तो स्टेप से ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मोटा मोटा देखें तो ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है, तो इन दोनों के तरीकों को हम जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 + 6, तो कितना आंसर आ जाएगा, 10 तरीके, टोटल 10 वेज है। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। 4 × 6 24 होता है, 24 तरीके तो है ही नहीं टोटल तरीके कितने, 10 तरीके। आपको गिना देता हूँ मैं। फ्लाइट 4 से चले जाओ, काम हो गया। काम होना चाहिए, मेन काम क्या है, बॉम्बे से दिल्ली जाना, सॉरी दिल्ली से बॉम्बे जाना। दिल्ली से जयपुर जाना है, फिर जयपुर से बॉम्बे जाना, ये अपनी मजबूरी है। अपना मेन काम क्या है, दिल्ली से बॉम्बे जाना। तो पहला तरीका है फ्लाइट 4 से चले जाओ, 1, फ्लाइट 3 2, फ्लाइट 2 3 तरीके हो गए, फ्लाइट 1 ये 4 तरीके हो गए। फिर T1 ट्रेन पकड़ के T3 ट्रेन से चले जाओ आगे, तो ये 5वां तरीका हो गया। फिर ऐसे जाके 6ठा तरीका, फिर T1 से T5 7वां तरीका, फिर T2 की बारी, आगे जाके T3 पकड़ ली तो 8वां तरीका, फिर T2 के बाद में T4 पकड़ लिए तो 9वां तरीका, और T2 के बाद में T5 पकड़ लिए तो 10वां तरीका। तो ऐसे हम काउंट कर सकते हैं। तो अपनी पूरी सूझबूझ लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा होगा, आपका आंसर बहुत छोटा होगा। क्वेश्चन के लिए इतना डायग्राम बना दिया, ये लिख दिया, वो लिख दिया, लेकिन आंसर क्या है, बस इतना सा। 2 ऑप्शन है, फ्लाइट के और ट्रेन के, और फिर दोनों को जोड़ दिया हमने, 4 + 6 = 10 वेज। तो आई होप मैंने जितने तरीक़ों से आपको बताया, आपको हर तरीका समझ में आ गया है। अगर तरीका समझ में आ गया तो इसका मतलब आप यहाँ तक वीडियो आपने देखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
और तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे जो जो यहाँ तक पहुँचे उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार आप मेरे को ना हिंट कर दो कमेंट के अंदर कि अपनी यहाँ पर क्या बात हुई। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। अब मैं एक सिचुएशन है वो और आपको डिस्कस कर देता हूँ। एक एग्जांपल है, सिचुएशन मतलब एग्जांपल, एग्जांपल मतलब सिचुएशन इस चैप्टर के लिए, और उसके बाद में हम आज का ये वीडियो लेक्चर ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों ये है एक अच्छा खासा एग्जांपल। इसमें क्या बोला है कि नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स हमें बनाने हैं ना, कितने होंगे वो क्वेश्चन मार्क मैंने लास्ट में लगाया। नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स 4 लेटर का होना चाहिए, 4 लेटर्ड, विद और विदाउट मीनिंग, मतलब उनका कोई सेंस हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, अलग अलग वर्ड्स हमें दिखने चाहिए। बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड ROSE, जो ये रोज़ जो वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है गुलाब का फूल, लेकिन अब हमें इसी के जो लेटर्स है इनको अलग अलग तरीके से अरेंज कर करके जैसे एस को आगे लिख दिया, आर को बाद में लिख दिया, तो ऐसे कितने हम और नहीं मतलब टोटल कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं वो हमें बताना है। रोज़ भी उसमें काउंट हम मतलब रोज़ भी उसके अंदर आ जाएगा, ऐसे नहीं इसके अलावा कितने होंगे। तो सिचुएशन समझो यहाँ पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है। अपने पास में लेटर्स 4 ही है, आर, फिर एक है ओ, फिर है एस, फिर है ई, 4 लेटर अपने पास में, और हमें जो नए वर्ड बनाने हैं वो भी 4 लेटर का ही होना चाहिए। मीनिंग हो या ना हो ये तो बहुत आसान कर दिया अपने लिए, फिर हम कहाँ डिक्शनरी खोलते देखते रहेंगे, ठीक है। तो मीनिंग हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर वैसे भी कोई मतलब नहीं होता मीनिंग से। तो इसके अंदर अब आगे पहली सिचुएशन है कि विदाउट रिपीटिशन ऑफ लेटर्स होना चाहिए, मतलब जो लेटर्स है उसका रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आर एक बार ही आना चाहिए, एक बार है तो, ओ एक बार है तो एक बार ही आना चाहिए, एस एक बार ही आना चाहिए, ई एक बार ही आना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर। यहाँ पर क्या बोला है, जैसे एक हो गया ROSE, एक हो गया SORE, एक हो गया ORSE, मतलब एक एक बार ही आ रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। पूरे में नहीं लिखूंगा, वो पुराना तरीका है पूरा लिखना, हम यहाँ पर अपना जो कंसेप्ट है वो लगाएंगे। अगली सिचुएशन है विद रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, मतलब रिपीट हो सकते हैं। रिपीट कौन होंगे, बस ये जो लिखे ना, आर होगा या ओ होगा या एस होगा या ई होगा, ऐसे नहीं कि वाई यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं कि वाई भी आ जाएगा, ऐसे नहीं है। जैसे ऐसा हो सकता है कि RRSE। अब देखो 4 लेटर का ही बनाना है तो किसी को तो अपनी बलि देनी पड़ेगी ना। यहाँ पे जैसे ओ नहीं आया है ना, 4 लेटर का ही बनाना है, रिपीट इन्हीं में से करेंगे, तो रिपीट करते किसी न किसी का पत्ता कट जाएगा। यहाँ पर जैसे समझो कि ऐसा भी आ सकता है कि R एक ही लेटर रिपीट हो गया 4 बार, ठीक है। रिपीटिशन में फिर कोई लिमिट नहीं होती, लिमिट होती तो फिर वो क्वेश्चन में लिखा जाता है। विद रिपीटिशन बोल दिया तो हम किसी भी लेटर को कितनी भी बार यूज में ले सकते हैं। तो आई होप आप ये दोनों सिचुएशन समझ गए हो। अब अपना मेन काम पर आते हैं कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, कितने तरीके होंगे। नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स बाई फॉर्म्ड बाई दी, यहाँ पे आएगा फॉर्म्ड बाई द लेटर्स ऑफ वर्ड रोज। तो इसकी सबसे बढ़िया अप्रोच जिसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे उसमें आप क्या करो, देखो सबसे पहले आप सीट्स मतलब जितनी मतलब जगह है ना उतनी आप तैयार कर लो एक खांचे के रूप में। जैसे यहाँ पे 4 लेटर्ड हमें वर्ड बनाने हैं तो आप क्या करो, एक ऐसा वर्ड की ऐसा ढांचा तैयार करो और ऐसे 4 सीट बना दो। यहाँ पे पहला लेटर आ जाएगा, दूसरा लेटर आ जाएगा, तीसरा लेटर आ जाएगा, चौथा लेटर आ जाएगा। लिखेंगे नहीं लेटर क्या है वो नहीं लिखेंगे, लेटर्स की संख्या लिखेंगे, कितने तरीकों से यहाँ पे एक लेटर को बिठाया जा सकता है वो लिखेंगे, ठीक है। तो भाई हमने क्या किया कि ROS इसी ऑर्डर में आना तो ज़रूरी है ही नहीं, तो हमने क्या किया, एक बैग लिया और उसमें आर भी डाल दिया, ओ भी डाल दिया, फिर एस रख दिया, फिर ई रख दिया, ऐसे कैसे भी हमने रेंडमली यहाँ पे रख लिया। फिर क्या करेंगे, पहला जो लेटर की जगह है यहाँ पे एक ही लेटर आ सकता है और देखो रिपीटिशन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा इस बैग में से एक लेटर निकालूंगा और इस पहली जगह में रख दूंगा। तो यहाँ पर कौन कौन आ सकता है, यहाँ पे आर भी आ सकता है ना, ओ भी आ सकता है, एस भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, कोई सा भी बंदा यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे एक लिखूंगा कि भाई आएगा तो एक ही, वो नहीं, यहाँ पर तरीकों की संख्या आएगी। ये पूरा काम मैं 4 स्टेप्स में करूँगा। पहली स्टेप क्या है, पहले डिब्बे को फिल करना, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। दूसरी स्टेप क्या है, दूसरे डिब्बे को फिल करना। तीसरी स्टेप क्या है, तीसरे डिब्बे को। चौथी स्टेप क्या है, चौथे डिब्बे को। क्या मैं किसी डिब्बे को फिल किए बिना ही पूरा काम कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। 4 लेटर वर्ड में तो हमें बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो मैं एक एक चीज़ को इतना पूरा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक थिंकिंग डेवलप हो, कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना। पहला लेक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, तरीकों की संख्या क्या आएगा 4, ये है नंबर ऑफ वेज, ठीक है, तरीकों की संख्या है ये। अच्छा रिपीटिशन नहीं होगा, इसका मतलब अगर मैं इस झोले में से इस बैग में से
आर निकाल के यहाँ पे रख दूंगा तो अगले वाले जो प्लेस है ना, यहाँ तो ये इसको इसके ऑप्शन है ये सारे, तो समझो कि मैंने यहाँ पे आर को टिका दिया, तो अगले प्लेस में मेरे पास में क्या क्या ऑप्शन है, मैं ओ को भी रख सकता हूँ, या फिर मैं इस झोले, मेरे को पता नहीं कौन सा हाथ में आएगा, मैं इस झोले में से कोई सा भी वर्ड उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ। तो ओ आ सकता है, एस आ सकता है, ई आ सकता है। तो तरीकों की संख्या कितनी है, 3 है ना, तो यहाँ पे तरीकों की संख्या आएगी कितनी, 3। तो समझो कि ओ एस यहाँ पे टिक गया है ना, तो ऐसे अभी तक की स्पेलिंग क्या बन गई, पहले पहले आर आ गया, फिर एस टिका दिया तो एस आ गया। तो अब इस तीसरे स्थान पर आते हैं, ठीक है ना, हम इस बैग को और आगे लेके आए इसको, तो आर और एस, तो यहाँ पे आर यहाँ पे बैठ के, एस यहाँ पे बैठ के, बैठेगा एक बंदा ही लेकिन तरीके 4 थे। इस पर आएंगे तो यहाँ पर अब कितने तरीके बच जाएंगे अपने पास, या तो ओ बैठेगा या पर ई बैठेगा, तो 2 तरीके यहाँ पे बच जाएंगे। समझो कि यहाँ पर ई को हमने टिका दिया तो ई यहाँ पे चौथे स्थान पर बैठ गया, ऑप्शन तो था ही ना, ऑप्शन तो ओ का भी था, बैठेगा तो एक बंदा ही। तो अब लास्ट वाले प्लेस पर कौन आ सकता है, ओ आ सकता है, ठीक है। तो लास्ट वाले प्लेस पर एक ही ऑप्शन बचा, कौन, एक, कौन सा है वो, ओ। तो ओ को या फिर ऐसा कुछ नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, तरीकों की संख्या, एक बंदा है, एक सीट है, तो एक ही तरीका है, इसी को बिठाना पड़ेगा, तो ऐसा बन गया। तो जैसे हमने यहाँ पे आर काटा, फिर एस काटा, फिर ई काटा, फिर ओ काटा, तो एक वर्ड बन गया ना ऐसे। तो ऐसे कुल कितने वर्ड्स बनेंगे, उसके लिए हम इन सभी तरीकों को, अब आप बताओ कि मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी तरीके, यहाँ पर हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि किसी भी प्लेस को हम छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर कोई सा भी, हर एक जो प्लेस है ना, पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, ये सब स्टेप्स है, और स्टेप्स हम नहीं छोड़ सकते। ऑप्शन नहीं है कि भाई पहला चलो छोड़ दो बाकी से बना लेते, ऑप्शन नहीं है अपने पास में, स्टेप्स है ये। तो इसलिए हम इन सभी तरीकों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैंने कौन सा रूल लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दिया, और ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन रूल ही आएगा। तो कितने तरीके हो गए, 24 वेज हो गए। इसका मतलब हम ये जो आर ओ एस, ये रोज़ के जो लेटर्स है उनको अलग अलग तरीके से अरेंज करके टोटल 24 शब्द बना सकते हैं, 24 वर्ड्स हम बना सकते हैं। इस एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ जो कि हमने अभी तक क्लियर नहीं की है। वो क्या है, रिपीटिशन का क्या मतलब होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है क्वेश्चन के अंदर। विदाउट रिपीटिशन में अलग आंसर आता है, विद रिपीटिशन में अलग आंसर आता है। लेकिन आपको इन शब्दों से ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको तो बस बेसिक लगाते चलना है। फिर से वो काम करो, यहाँ पर इसको पढ़ो, विद रिपीटिशन है, चलो बाद में देखेंगे इसको। अब 4 लेटर का वर्ड बनाना है हमें, तो आप 4 ऐसे सीट तैयार करो, पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, चौथा लेटर। विद रिपीटिशन है, बस एक बार इसको पढ़ के दिमाग में रख लो, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये बताओ कि अपने पास में 4 ऑप्शन है, आर है, फिर है ना, वही वही अपने पास में बैग है, ओ बी है, एस बी है, ई बी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो विद रिपीटिशन है, तो आर हम कितनी भी बार ले सकते हैं, आर हम कितनी भी बार यहाँ पे डाल सकते हैं। तो पहली जो सीट है इसको भरने के तरीके क्या है, मैं यहाँ पे आर भी रख सकता हूँ, ओ भी रख सकता हूँ, एस भी रख सकता हूँ, ई भी रख सकता हूँ। तो कितने तरीके हैं, 4। फिर से यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, तरीकों की संख्या लिख रहा हूँ, तरीके क्या है वो नहीं लिख रहा। तो यहाँ पे 4 तरीकों से मैं किसी भी लेटर को यहाँ पे रख सकता हूँ। आर रखना चाहो तो आर रख दूंगा, है ना। 4 तरीके मतलब पहला तरीका आर रखना, दूसरा तरीका ओ रखना, तीसरा तरीका एस रखना, चौथा तरीका ई रखना, कोई सा भी रख सकता हूँ। अब देखो विद रिपीटिशन है, मैं अगले वाले स्थान की बात करूँगा तो यहाँ पर कौन आएगा। जैसे यहाँ पर क्या था, विदाउट रिपीटिशन, तो पहले स्थान पर अगर आर आ गया तो आगे कभी भी आर नहीं आएगा, तो मैंने आर को काट दिया, तो अगली बार ओ एस ई 3 ही ऑप्शन बचे थे। तो यहाँ पे तरीकों की संख्या कम होती चली गई, क्योंकि रिपीटिशन हमें लाना नहीं है, पुराना वाला वर्ड, पुराना वाला लेटर वापस हमें इस्तेमाल करना नहीं है। लेकिन यहाँ तो ऐसे कोई पाबंदी नहीं है, विद रिपीटिशन है, इसका मतलब मैं अगर यहाँ पे आर लिख दूँ तो मैं दोबारा यहाँ पर आर लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ पर अगर मैं आर लिख दूंगा तो ये वाला ऑप्शन कटेगा नहीं अगले स्थान के लिए, यहाँ पर फिर से आर या ओ या एस या ई कोई सा भी मैं लिख सकता हूँ। तो फिर से यहाँ पे तरीके क्या होगी, 4। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बनेगी और ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बनेगी। तो 4 तरीके यहाँ पर, 4 तरीके यहाँ पर, क्यों, क्योंकि रिपीटिशन इज अलाउड, विद रिपीटिशन है ये। तो इसके टोटल तरीके कितने हो गए, 4 4 4 4, ये सारे तरीके मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब इन तरीकों को मैं जोड़ूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी आप बताओ यहाँ पर। तो कभी भी ऐसा कभी कंफ्यूजन हो कि जोड़ना है घटाना, तो आप ऐसे देखो, ये ऑप्शंस है या फिर ये स्टेप्स है, ये स्टेप्स है। मैं इस 4 को भुला दूं
तो इसका मतलब मैं इस लेटर को नहीं भरूंगा तो अपना काम पूरा हो जाएगा कि नहीं होगा। अपना काम क्या था, 4 लेटर का वर्ड बनाना। ठीक है, इसका मतलब जितना इस ये स्थान जरूरी है उतना ये स्थान भी जरूरी है। अगर कोई सा भी स्थान में अगर छोड़ दूंगा तो अपना काम कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम इनको एज ए स्टेप्स कंसिडर करेंगे और सारी स्टेप्स ज़रूरी होती है तो उनके हर एक तरीकों को हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे, जोड़ेंगे नहीं। ऑप्शन नहीं है इसको कर दो उसको कर दो, ऐसे नहीं है। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या मिलेगा, 4 इंटू 4 16 इंटू 16 256 256 हम वर्ड्स बना सकते हैं अगर रिपीटिशन अलाउड हो गया तो। दोस्तों ये इतने ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इनके अंदर ऐसे एग्जाम्पल आने लग गए, आर आर आर। इनके अंदर ये वाले एग्जाम्पल तो आएंगे आएंगे, 256 के अंदर ये 24 तरीके तो होंगे होंगे, लेकिन इसमें से अगर 24 माइनस कर दें तो जो 232 232 तरीके जो आएंगे ना उनके अंदर कुछ ना कुछ रिपीटेशन ज़रूर होगा। तो ये खेल था पूरा विदाउट रिपीटेशन, और रिपीटेशन का परम्यूटेशन का कॉम्बिनेशन जो है वो बाद की एक्सरसाइज के अंदर आएगा तो उसको हम बाद में ही देखेंगे। ये कहानी थी अपनी मल्टीप्लिकेशन रूल की और एडिशन रूल की। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आप तब तक एक काम जरूर कर लेना, ये जो रोज वाला एग्जाम्पल था ये तो एनसीईआरटी का ही है, आप कुछ और एग्जाम्पल्स भी पढ़ लेना एनसीईआरटी के। इस चैप्टर में ट्राई करूंगा कि एक दिन में एक ही वीडियो दूं, क्योंकि इसमें समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बीच में एग्जाम्पल्स जरूर देखते रहना, क्योंकि एग्जाम्पल सारे मैं नहीं करा पाऊंगा, क्वेश्चन मैं सारे करा दूंगा लेकिन एग्जाम्पल आपको ही करने हैं। लेकिन ऐसे जो वीडियो होते हैं वो आपको कंप्लीट जरूर देखने चाहिए। अगर आप ये मेरी बात सुन रहे हो तो आपने कंप्लीट वीडियो जरूर देखा है, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो मेरे को कमेंट जरूर करना। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेके। थैंक यू वेरी मच।